અને હવે જોઈશું ગુજરાતમાં મિયાભાઈ ઓવૈસી એક્સક્લુઝિવ। સ્થાનિક સ્વરાજના જંગની વચ્ચે એઆઈએમઆઈએમના અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસી ગુજરાતની મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા છે। ઓવૈસી ગત મોડી રાત્રે સુરત એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા। ભરૂચમાં આજે સવારે 10 વાગે એઆઈએમઆઈએમ અને બીટીપીનું સંમેલન યોજાવાનું છે। આ સંમેલનમાં અસદુદ્દીન ઓવૈસી અને છોટુ વસાવા પણ હાજર રહેશે। સુરતની મુલાકાતે પહોંચેલા એઆઈએમઆઈએમના નેતાએ કહ્યું કે તેઓ ભારતીય રાજનીતિના લેલા છે। તેમનું કહેવું છે કે તેઓ બીજેપી માટે ગુજરાતમાં નથી આવ્યા, બલકે એઆઈએમઆઈએમને ગુજરાતમાં મજબૂત કરવા ઊભું કરવાનું છે। ગુજરાતની ધરતી પર પગ મૂકતા જ તેમણે સંકેત આપ્યા છે કે કોંગ્રેસ સ્થાનિક સ્વરાજના જંગમાં આ વખતે પણ હારી રહી છે। ઓવૈસી સવારે ભરૂચ અને સાંજે અમદાવાદમાં જનસભાને સંબોધિત પણ કરશે। मैंने पहले भी कहा कि मैं भारत की राजनीति की लैला हूँ, तो सबको अपना अपनी बात रखने का इख्तियार है। मैं गुजरात नहीं लड़ा, मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस हारती है, बीजेपी जीतती है। यहाँ पर पार्लियामेंट के चुनाव में हम नहीं लड़े, तो फिर इसका ये आपके सवाल का जवाब यही है। तो गुजरात मुलाकाते आवेला एआईएमआईएमના અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાથે અમારા એસોસિએટ એડિટર ચિરાગ શાહે ખાસ વાત કરી હતી। ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી નજીકમાં છે। કોર્પોરેશન માટે ફોર્મ પણ ઉમેદવારોએ ભરી દીધા છે। ત્યારે એક નવું ફેક્ટર ગુજરાતમાં ઉમેરાયું છે અને એ છે એઆઈએમઆઈએમનું ફેક્ટર। આ પાર્ટી બીટીપી સાથે ગઠબંધન કરીને કેટલાક નગરપાલિકામાં અને કેટલાક કોર્પોરેશનમાં ઇલેક્શન લડવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે શા માટે એઆઈએમ ગુજરાતમાં આવે છે, વધુ વાત કરવા આપણી સાથે ખુદ જોડાશે એઆઈએમના અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસી साहब। आपको स्वागत TV9 पर। असद जी, सबसे पहले ये पूछूंगा कि एआईएम गुजरात में क्यों है? नहीं, हम गुजरात में जो आज आए हैं इसका पूरा क्रेडिट जाता है छोटू भाई वसावा साहब की बीटीपी पार्टी को, क्योंकि हमारी उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने हमसे कहा कि आप आइए इधर और हम लोग मिल के काम करते हैं। और ये टाइम आ चुका है इस देश में कि माइनॉरिटी हो, ट्राइबल हो, दलित हो, जो पिछड़ा तबका हो, जो संविधान में जो सबको जो राइट्स दिए गए हैं वो हम सबको ये टाइम बहुत ज़रूरी, सबको मिलकर जद्दोजहद करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने हमको ये बात बोली और हमको दावत दी। और इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो दूसरे एमपी हैं इम्तियाज़ जलील साहब जी, वो और वारिस साहब मुंबई से आए, मुलाकात किए और इंशाल्लाह हमारा इनके साथ गुजरात में सफ़र का आगाज़ जो होगा एक लंबा सफ़र रहेगा और हम इनके साथ रहेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये आगाज़ में कुछ मुद्दे भी होंगे कि कौन से ऐसे अलग इश्यू होंगे जिसको लेके आपके उम्मीदवार जाएंगे? देखिए, ये सफ़र ज़रूर साथ में रहेंगे। ये सफ़र का आगाज़ आज भरूच से हो रहा है और मुझे यकीन है कि ये सफ़र जाएगा, राजस्थान में भी रहेंगे हम लोग साथ और बहुत दूसरे स्टेट में भी जाएंगे। ज़ाहिर है इसमें पूरी कोशिश ये रहेगी कि संविधान में जो भारत के संविधान में जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, जिसमें दलित, ट्राइबल लोग, वंचित समाज के लोगों को जो राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स का उसको हासिल करना, इस समाज का एक्सप्लॉयटेशन को रुकाना और ख़ास तौर से जो ट्राइबल समाज, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 7 साल स्टैंडिंग कमेटी जो थी सोशल जस्टिस की, उसका मेंबर था, जिसमें हमको खुद सरकार ने बताया कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वो ट्राइबल समाज का हुआ है। सबसे ज़्यादा लोग अगर जो अपने अपने इलाकों से उनको निकाल दिया गया तो ट्राइबल समाज के लोग हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कमज़ोर समाज जो है, सब लोग सब साथ में आकर अपने इंसाफ की लड़ाई हमको लड़ना है। और क्योंकि हम देख चुके हैं जो दूसरे पार्टी थे, चाहे वो कोई भी पार्टी, वोट हासिल किए, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, मगर जो एम्पावर करना था उनको उनका हक मिलना था, वो कभी नहीं हुआ। मुसलमान, आदिवासी और दलित,
ये MAD, हाँ ये MAD ये फैक्टर जो चर्चा में अभी है। वंचित समाज है, जिसमें जितने वंचित समाज है, वंचित समाज में हमारे ओबीसी भाई भी शामिल हैं, उनको भी हम लोग साथ लेंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। मुसलमानों के वोट बैंक की बात करें तो गुजरात का मुसलमान इंडिया के बाकी मुसलमान से कितना पीड़ित आप मानते हो? देखिए, अगर आप एम्पिरिकल डेटा देखेंगे, आप 2011 का सेंसस देखेंगे और जिसमें लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट देखेंगे तो सबके सामने है। तो उसमें ये तो सरकार का डेटा है, आपका हमारा डेटा नहीं है। और फिर साथ ही साथ अगर आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे, NSSO का डेटा देखेंगे, तो खुद सरकार का डेटा है कहता है कि इलिटरेसी ज़्यादा है और गुजरात के मुसलमानों में पूरे इंडिया के, और गुजरात का भी उसमें 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 शामिल है। जी। और साथ ही साथ मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम फीमेल है, उनका तो इलिटरेसी सबसे ज़्यादा है, माने दूसरे फीमेल से ज़्यादा है। जी। तो इसलिए ये बहुत यार, इसका ताल्लुक़ ये है कि इसका ताल्लुक़ अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से है। जी। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तभी वो जाकर इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, सरकार से लड़ेंगे, उनका उनके यानी हक का अभी मुतालबा अभी करेंगे। अभी जो भी बीजेपी और कांग्रेस गुजरात में है वो नहीं दे पा रहे टिकट, नहीं उम्मीदवारी दे रहे, ऐसा आपका मानना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर ट्राइबल लोगों को, दलित लोगों को, मुसलमान को और ओबीसी लोगों को, हमको सिर्फ हमारा वोट हासिल किया गया और लीडरशिप को पैदा नहीं होने दिए। और जो लोग जीत कर भी गए ट्राइबल समाज के नाम पे, मुसलमान समाज के नाम पे, दलित समाज के नाम पर, वो तमाम के तमाम जो है बेनामी की लीडरशिप है। वो उनमें कोई ईमानदारी नहीं थी, वो सिर्फ गूंगे बन कर रहे। ये बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी कि हाँ, दलित समाज के लोग भी जीत कर जाते हैं पार्लियामेंट में। तो बाबा साहब से ऐसे सवाल किया गया, तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ, जीत के जाते हैं, मगर अपना मुंह कब खोलते पार्लियामेंट में? जब उनको अंगड़ाई लेना पड़े, जब उनको अंगड़ाई आती जब भी मुंह खोलते। तो इसीलिए जब तक लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है, वही बात है। नहीं, लीडरशिप का सवाल, लीडरशिप तो बनने ही नहीं दिए ना। नहीं, जो बनते वो भी स्ट्रांग नहीं नहीं है। नहीं, लीडरशिप है ही नहीं। लीडरशिप अगर होती, लीडरशिप कब होगी? जब ताकतवर, ईमानदार लोग और किसी से डरने वाले लोग नहीं होंगे, वही तो लीडरशिप। लीडरशिप को बनने नहीं दिए, कभी दबा दिए, कभी जेल में डाल दिए, कभी वैसा वो इल्ज़ाम लगा दिए। तो अब ये हमारी कोशिश ये है कि अच्छे लोग उभरे, जो इस अपने संविधान के जो बाबा साहिब के जो ख्वाब हैं उसको हमको हासिल करना है, ट्राइबल लोगों के लिए, दलित समाज के लिए, मुसलमान लोगों के लिए, ओबीसी लोगों के लिए। अच्छा भाई, कांग्रेस का ये आरोप है कि हमेशा AIMIM वो बीजेपी की बी टीम की तरह परफॉर्म करती है। जैसे अहमदाबाद में जितने भी वार्ड आपने चुने हैं वो सारे कांग्रेस प्रभावित वार्ड है। देखिए, अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या मेरी जिम्मेदारी है मैं किसी को? नहीं, वही फिर नहीं, वोट नहीं, काटना हो गया। नहीं, 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 वोट काटना ही हो सुनिए गया। सुनिए, मेरा सवाल, जवाब मुकम्मल हो जी। जाए। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हारूं और दूसरे को जिता दूं। भाई, अगर TV9 है, TV9 को TRP की फिक्र होती है ना कि हम नंबर 1 रहे गुजरात में। आपका तो काम ये नहीं होगा कि अपना TRP गिरा के दूसरे को फायदा करा दें। तो ये भी पॉलिटिक्स है। और रहा सवाल के हम वोट काटते हैं, ये बताइए गुजरात में आप 4%, 5% वोट से सत्ता में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते आप? कहाँ जाता वोट वो? और फिर यहाँ पर इतने सालों से बीजेपी की सरकार बन रही है। मैं एक इलेक्शन नहीं, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ा ना। मैं इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तो भी जीत रही बीजेपी। मैं जहां हम इलेक्शन नहीं लड़ते वहां बीजेपी जीत जाती है। जहां हम इलेक्शन लड़ते हैं और हमारे लड़ने की वजह से भी बीजेपी को फायदा नहीं होता है, जैसे हम बिहार में हम 20 सीट लड़े, 20 में 5 हम जीते, 9 पे तो महागठबंधन जीत गया और 6 पे NDA जीता। लोकसभा के इलेक्शन नहीं तो पूरा लोकसभा सीट गुजरात। आपके हैदराबाद में भी भाजपा ने सेंध मार दी जहाँ पे आपका वर्चस्व था। ना ना ना, देखिए, आप लोग स्टडी नहीं करते। हमारा जितना नंबर था वो नंबर तो हम पूरा निकाल लिए। जहां पर अमित शाह आए वो वार्ड हम जीते, वो बीजेपी का वार्ड था। जहां पर योगी गए कुछ दाल नहीं गली, जहां पर नड्डा गए कुछ नहीं हुआ।
वो दूसरी जगह जाकर जीत गए। हम खड़ा कितने किए? 51 खड़ा किए, 51 में 44 जीत गए। अब आप इतना सक्सेस रेट किसी का नहीं है। अच्छा, गुजरात की बात करें, गुजरात में कितनी बैठकों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो? नहीं, अभी तो अहमदाबाद का मेरे ख्याल से कुछ 6 वार्ड है शायद। 21 कैंडिडेट हम लोग खड़ा करेंगे और मेहनत करेंगे। देखिए, ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाने का है। क्या क्या बदलना क्या चाहते हो? ये बदलना ये चाहते हैं कि एक तो जो जनता के दिलों में ये लोग ये बात बिठा दिए ना कि सिर्फ तुमको वोट डालना है। हम ये बताएंगे नहीं, वोट लेना भी है और तुमको लीडर बनना है। तुमको अपने मुकद्दर के फैसले तुम करोगे। अब जो लोग बैठकर करते थे अब नहीं करेंगे। ये लोग कुर्सी इनको मिलती थी, हमको खड़ा करके हमारे मुकद्दर का फैसला करते। अब ऐसा नहीं होगा। अब कुर्सी होगी तो 2 कुर्सी होगी। हम सामने बैठेंगे, तुम्हारे सामने बैठ के बात करेंगे। ये वो चला गया जमाना के डराने का, एक्सप्लॉयटेशन का। अब ऐसा नहीं होने वाला है। ये बदल गया माहौल। विधानसभा में भी ये देखा गया गुजरात के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, कि भी मुस्लिम का जो वोट शेयर है जो बीजेपी को मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी ही है। तो क्या आपको ये विश्वास है कि यहाँ का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आपको कितना सपोर्ट करेगा? देखिए, कोशिश करेंगे ना। कल तक कोई विकल्प नहीं था। नहीं, आप नहीं, देखिए नहीं, गुजरात नहीं, में नहीं। देखिए, केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई थी, वो विकल्प दिया था। गोवर्धन झड़फियार ने अपनी पार्टी बनाई थी, वो भी विकल्प दिया था। तो ऐसी सारी, और आप भी है, आप भी है। अब ये जिसका भी नाम लिए कहाँ बैठे हैं अभी वो? नहीं, वही तो नहीं, नहीं, यहाँ की नहीं, यहाँ की नहीं, जनता नहीं, जो है नहीं, ना नहीं, वो नहीं, सिर्फ नहीं, 2 पार्टी सुनिए, पॉलिटिक्स के सुनिए, बारे में ही अरे जानती है। सुनिए ना, जिसका भी आप नाम लिए वो कहाँ बैठा है अभी? वो तो मोदी के इलेक्शन का इंचार्ज बना बैठा था 19 में। बिल्कुल। हाँ, तो हम तो लड़ने आए हैं। हम इधर भागने वाले नहीं है। हम लोग मैदान छोड़ के नहीं जाने वाले। हम लोग, हम यहाँ जहां पर हम जाते हैं हम अपना पूरा काम करते हैं। तो आपको क्रेडिबल ऑल्टरनेट एक विकल्प है, वो हमारे बड़े भाई बैठे हैं। कितना कितना फायदा मिलेगा बीटीपी को आपसे और आपको बीटीपी से? इन सबको फायदा मिलेगा। इनकी लीडरशिप में हम इनके साथ ठहर कर काम करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा समाज है। और अगर हम लोग मिलते हैं, दलित समाज, ट्राइबल समाज, मुसलमान, ओबीसी, तो यकीनन एक क्रेडिबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेट गुजरात में पैदा होगा। उसके लिए हम कोशिश करेंगे और होगा वो। नरेंद्र भाई का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। वो आप कैसे बदलोगे, या तो उनमें क्या बदलाव? हाँ, देख रहे हैं ना आप, किसान कितना विश्वास है उनको। किसान बैठा है पूरा, उत्तर प्रदेश का किसान, पंजाब का किसान, सबका विश्वास मिल गया ना उनको। अरे जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान दूर दूर थे, सबका विश्वास के नाम पर उन्होंने एक कर दिया इनको। जो जाट और मुसलमानों में 2013 के दंगे के बाद जो दूरियां पैदा हो गई थी, अब थोड़ा गुर्बत पैदा हो रही है। आप देख रहे हैं, वो कीले लगाए तो वो लोग फूल लगा रहे। ये विश्वास है। ये देखिए, वो किसान डट गया है। तो ये अब देश में ये आगे बढ़ेगा सब चीजें। इनका जो देख रहा है देश पूरा क्या हो रहा है। गुजरात का किसान इसमें कहीं नहीं है, ये कैसे पूरे आंदोलन में? अरे कैसे नहीं है भाई, आप कभी जाकर देखिए वहां पर। देश के कोने कोने से किसान आकर बैठा है वहां पर। आप ही लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ उन सिख किसानों को दिखाया, बाद में मालूम होगा कौन थे वो लोग। तो ये सब खुल रहा है ना, कोई बात छुपती नहीं है आजकल। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन, कि आपका जो पतंग है वो गुजरात की राजकीय आकाश में कितना ऊंचा आप ले जाओगे? कितना विश्वास है यहाँ के वोटर्स पर, और यहाँ के वोटर्स आपको क्यों वोट करें? हमको गुजरात की जनता से हम अपील ये करेंगे कि आप हमको अपनी मोहब्बत से, अपने आशीर्वाद से नवाजिए। क्यों लेकिन? सुनिए, हाँ, और जब हम, और हमारी तरफ से भी कोशिश होगी कि हम उनका दिल जीतें, उनके दिल में एक मोहब्बत और एतमाद पैदा करें। अब आपका जो अहम सवाल है क्यों, जी, गुजरात की जनता के दिलों में एक बर्निंग सवाल है कि भाई ये जो विकल्प कोई हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, या सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में ही ये म्यूजिकल चेयर चलेगा। ये जो म्यूजिकल चेयर उसी वक्त खत्म होगा जब हम लोग एक क्रेडिबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेट गुजरात की जनता के सामने देंगे। और गुजरात की जनता ये भी देख रही है कि जीडीपी गिर रहा है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि देखो जीडीपी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? गैस की कीमत बढ़ती है, डीजल की कीमत, पेट्रोल की, ये जीडीपी है। लॉकडाउन गलत लगाया गया था, जिससे गुजरात में कई लोगों की, सीएमआई का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, यहाँ पर कारोबार बंद हो रहे हैं। और
ये सब चीज़ों को लेकर हम जनता के दरमियान में जाएंगे और हमको यकीन है ये सारे मुद्दे कांग्रेस भी कांग्रेस- उठाती है, ना, लेकिन कांग्रेस- फिर भी 25 से ज्यादा सालों से देखिए- गुजरात में देखिए- बीजेपी का शासन है, वो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, वो है। क्यों मानना पड़ेगा? क्यों मान, हाँ, इसलिए वही। कांग्रेस है ऑल्टरनेट, कांग्रेस है बोल के जीते रहे ना वो लोग। यानी विपक्ष जो है वो हाँ वही तो भाई, अगर मेरे मुकाबले में कमजोर रहेगा तो मैं जीतता जाऊंगा ना। जिस दिन आप उसको हटा के एक स्ट्रांग विकल्प आएंगे तो लोग बोलेंगे हाँ ये लोग सही हैं, ये लोग लड़ सकते, ये लोग मुकाबला कर सकते। ये कांग्रेस की वजह से ही तो जीतती है बीजेपी। कांग्रेस देखिए, राहुल गांधी आए, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। जहां पर जीतना था वो इलेक्शन हार गए वो लोग। तो इसीलिए जब तक आप एक क्रेडिबल ऑल्टरनेट पैदा न हो, लोग बोलेंगे हाँ ये लोग इनसे नहीं, बेहतर तो है। फिर आपके पास कोई क्या जादुई छड़ी है कि वोटर्स आपके हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, हमारे पास हमारे नेक इरादे हैं, हमारा दिल जनता की खिदमत करने के लिए धड़कता है और हम किसी से डरने वाले नहीं है ना। हम सुबह में एक और शाम में जाकर किसी के पास बैठकर सेटिंग करने वाले नहीं है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि सुबह में एक बात बोलते हैं और रात में एक बात बोलते हैं, तो वो अब नहीं होगा। सुबह के उजाले में भी एक बात होगी, रात के अंधेरे में भी एक ही बात होगी, और वो होगी गुजरात की जनता को एक पॉलिटिकल अल्टरनेट मिलेगा और ये समाज को जो एक्सप्लॉइट किया गया है उसको रोका जाए। विचारधारा, आइडियोलॉजी वो क्या रहेगी बीटीपी के साथ रह के? विचारधारा यही होगी कि संविधान को बचाना है, संविधान में जो बाबा साहिब ने बातें की हैं उन ख्वाबों को पूरा करना है। विचारधारा तो बहुत से लोग लंबा लंबा खत लिखते, लंबा लेटर लिखते, कौन सा उसको इम्प्लीमेंट करता है? सबसे बड़ी विचारधारा संविधान की है, संविधान को बचाने की। तो देखते हैं कि गुजरात का वोटर्स आपके पतंग को कितने आसमान में जगाता है। हमको उम्मीद है कि वो हम अपनी मोहब्बत से, अपने आशीर्वाद से नवाजेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि उनका दिल जीते। થેન્ક યુ સો મચ। તો જો રહેશે કે ગુજરાતના જે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં એઆઈએમએ નવું ફેક્ટર છે, એ ગુજરાતના રાજકીય આકાશમાં પોતાનો પતંગ કેટલે ઊંચે બીટીપીના સાથથી લઈ જાય છે। કેમેરામેન સંજય સાથે હું ચિરાગ, TV9 ઝઘડિયા। આગળ અન્ય સમાચાર જોઈશું એક બ્રેક બાદ।